आजकल आप सब लोग फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे। फ़ोन्स में चार्जर भी यूज़ करते होंगे। तो कभी आपने नोटिस किया है कि काफ़ी देर तक जब हम चार्जर को लगा छोड़ देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, चाहे वो मोबाइल का चार्जर हो या फिर लैपटॉप का चार्जर हो या फिर कभी आप अपने जो फ़ैन होते हैं सीलिंग फ़ैन उनको टच करके देखेंगे, चलते हुए नहीं, जब आप उन्हें रोक दें तो उनको तो आप महसूस करेंगे कि वो थोड़े गर्म हो चुके हैं पहले से। तो ये सब फिनोमेनास क्यों होते हैं? क्यों कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब हम उसे देर तक यूज़ करते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाता है? तो ये सब होता है करंट की वजह से। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम किसी बैटरी को एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वजह से रजिस्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो बैटरी को लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में रखने के लिए। तो कुछ पार्ट जो होता है इस एनर्जी का वो तो यूज़फुल वर्क, जैसे कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं, या तो बल्ब में यूज़ कर रहे हैं या फिर चार्जिंग में यूज़ कर रहे हैं या फिर फ़ैन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यूज़ हो जाता है कुछ एनर्जी। और बाकी की जो एनर्जी है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को या डिवाइस को हीट करने में यूज़ हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और वो एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमने लगाया हुआ है। तो क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा, कैपिटल I, रेजिस्टर को कैपिटल R नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि t टाइम के अंदर, इन टाइम स्मॉल t, q अमाउंट ऑफ चार्ज passes, मतलब t टाइम के अंदर q अमाउंट ऑफ चार्ज, q कूलम चार्ज सर्किट में पास करता है। तो इस चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए कितनी एनर्जी बैटरी को यूज़ करनी पड़ेगी? वो बराबर होगी वर्क डन के। जितना वर्क एक चार्ज को V पोटेंशियल ड्रॉप से, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो पॉइंट है, ये जो बैटरी है इसके दोनों पॉइंट से प्लस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से पास करने के लिए, V पोटेंशियल डिफरेंस से पास करने के लिए Q चार्ज को बैटरी को कुछ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा? दैट वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क कितना करना पड़ेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर कितनी होगी? पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। दिस इज वर्क अपॉन टाइम एंड दिस इज Q इंटू V अपॉन टाइम। कितना था? T टाइम। तो Q बाई T is equal to current. So we have power consumed equal to I into V. Q by T changes to current. अब अगर इस पावर से हीट निकल रही है, इस रेट से अगर हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो कितनी हीट हमारा कोई अप्लायंस निकालेगा? हीट
produced in time t, in time t is h equals to power into time. This is v into I into t. Heat produced in time t is equal to h equals to power into time, which is v into I into t. और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। h इक्वल्स टू वी आई टी, इसको हम जूल्स हीटिंग लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब कई जगह तो ये हीट अनडिज़ायरेबल होती है, जैसे कि अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो उसमें हीट का क्या काम है, कुछ काम नहीं है। या फिर आप फ़ैन को यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैन गर्म हो जाता है, उस हीट का कुछ काम नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम इस प्रोड्यूस्ड हीट का उपयोग करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल हैं उनमें से application of Joule's heating law। तो एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर हो या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि आपने मतलब पुराने ज़माने में होता है क्या था, पानी गर्म करने के जब गीज़र वगैरह नहीं होते थे तो एक रॉड होती थी, वो ऐसे कॉइल्ड करके रखते थे उसको। तो इस रॉड में से करंट पास करता था, फिर इससे हीट प्रोड्यूस होती थी। और इस रॉड को हम किसी बकेट में रख देते थे जिसमें वाटर होता, तो जो हीट प्रोड्यूस होती थी रॉड में, उससे ये वाटर गर्म हो जाता था। या आजकल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर सेम फिनोमिना है, उसमें भी करंट पास करता है, उससे फिर हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर वो हीट जाती है जो आपने टोस्ट रखा हुआ है, उसमें ब्रेड रखा हुआ है उसमें, और फिर वो ब्रेड पक जाता है। और इम्पॉर्टेंट, ये तो कुछ डेली मतलब सिंपल से एप्लीकेशंस थे। जो कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं इसके, ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में क्या होता है, ये बल्ब का फिलामेंट है और ये उसका ग्लास। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये जो हमने कॉइल्ड करके वायर रखा हुआ है, इसको कहते हैं फिलामेंट। और बल्ब के ग्लास में अंदर कोई गैस भरी होती है, कोई भी नियोन और आर्गन, समटाइम्स नाइट्रोजन भी डाल देते हैं। तो फिलामेंट को आप ध्यान से देखोगे तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो कॉइल करके रखा होता है। दूसरा, वो बहुत पतला होता है, वेरी थिन। तो इसका क्या पर्पस होता है, इससे
हम रेजिस्टेंस पर आते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। अब ये वायर बहुत थिन है, तो थिन वायर में एरिया कम होता है, एरिया कम हो जाएगा जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और वायर को कॉइल करके रखने का क्या पर्पज़ है, कॉइल करके जब हम रखेंगे तो उससे कम स्पेस में हम ज़्यादा लंबी वायर को रख पाएंगे। तो जब हम कॉइल कर देंगे इसको तो उससे लेंथ बढ़ जाएगी इसकी। अब लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इस बढ़े हुए रेजिस्टेंस का क्या काम है। जब हम बल्ब को सर्किट में लगा देते हैं तो करंट इस फिलामेंट में फ़्लो करता है, इस फिलामेंट में फ़्लो करता है। और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अब जूल्स हीटिंग लॉस है, हीट प्रोड्यूस्ड V इंटू आई इंटू टी। V कितना होता है, V इज़ आई आर, बट यहाँ पे करंट चेंज होता रहेगा तो V इक्वल्स टू आई आर। अब हम करंट की जगह पे ओम्स लॉ से V बाय आर रखें तो V इंटू वी बाय आर टाइम्स टी, दिस इज V स्क्वायर बाय V की जगह पे हम रखेंगे I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब रेजिस्टेंस जब हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से इस इक्वेशन में जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी तरह से हीट इवॉल्व वो बढ़ जाएगी। अब ये जो वायर है, इस फिलामेंट का क्या काम होता है, इस फिलामेंट में जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है इट स्टार्ट्स टू ग्लो। जैसे ही फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा वो ग्लो करने लग जाएगी, और जैसे ही वो ग्लो करेगी तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी हेल्प से हमें लाइट मिलेगी। और जो गैस इसमें यूज़ की हमने, नियॉन या आर्गन या फिर नाइट्रोजन, उस गैस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लाइट मिल जाएगी, ब्लू, ग्रीन और येलो एज वी वांट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो फिलामेंट हमारा ग्लो करने लग जाएगा, और ग्लो करने लग जाएगा तो गैस की हेल्प से बल्ब से लाइट एमिट होगी। अब फिलामेंट के स्पेशल इस शेप का क्या कारण है, फिलामेंट को हमने कॉइल करके रखा जिससे उसका लेंथ बढ़ गया, और वो बहुत पतला वायर होता है जिससे उसका एरिया कम हो गया। तो लेंथ बढ़ना और एरिया कम होना, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा हीट इवॉल्व भी इंक्रीज़ करेगी, जिससे हमें ज़्यादा लाइट मिलेगी। जो फिलामेंट हम यूज़ करते हैं वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 3000 सेल्सियस के करीब, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं ताकि उसका फिलामेंट पिघल ना जाए। एक और एप्लीकेशन जो जूल्स हीटिंग लॉ का हम यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर कई बार मतलब घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या फिर एक्सटेंशन वायर में पर्टिकुलरली, या कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जैसे यूपीएस हो गया, अपने कंप्यूटर का यूपीएस हो गया, तो उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा वायर लगा होता है।
एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें एक पतला सा वायर होता है, और वो वायर मतलब वो ग्लास ट्यूब दोनों साइड से मेटल से कवर्ड होती है। तो होता है क्या है कि फ्यूज़ वायर को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर ना जा पाए। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज़ करते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी या फ़ैन, तो इनकी एक पावर रेटिंग होती है और इनका एक लिमिट होती है करंट की, कि करंट एक लिमिट 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर, 11, 12 जितना भी है, उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। आपने क्या सुना होगा कि फ्यूज़ हो गया, टीवी फ्यूज़ हो गया, या बल्ब फ्यूज़ हो गया, या फ्रिज फ्यूज़ हो गया। तो उनके कहने का मतलब होता है जब भी सर्किट में हम फ्यूज़ वायर को यूज़ करते हैं तो इसका काम होता है कि करंट को लिमिट करे। इट लिमिट्स फ्लो ऑफ, नॉट फ्लो, इट लिमिट्स अमाउंट ऑफ करंट। जैसे ही हमारे सर्किट में करंट बढ़ने लग जाएगा, पूरे सर्किट में करंट बढ़ेगा फ्यूज़ वायर से भी। फ्यूज़ वायर का जो मटेरियल होता है ये स्पेशल अलग मटेरियल होता है, ये नॉर्मल वायर का नहीं होता। नॉर्मल वायर जैसा कोई सिंपल मेटल यूज़ नहीं करते, इसमें अलॉयज़, कई बार अलॉयज़ भी यूज़ कर लेते हैं। तो इनमें होता है क्या है कि जैसे ही करंट इनसे बढ़ता है, और ये हीट सेंसिटिव बहुत होते हैं, ये आर हीट सेंसिटिव। अब जैसे ही करंट इंक्रीज़ करेगा तो उससे हीट बढ़ेगी, ठीक है, और जब हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़ वायर ये भी बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर फ्यूज़ वायर का बढ़ेगा तो इस वायर का मेल्टिंग, मैंने कहा स्पेशल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है हमारी नॉर्मल वायर से। तो जैसे ही एक फिक्स्ड वैल्यू से करंट ऊपर जाता है तो टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़ वायर बढ़ जाएगा, जिससे ही फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाएगी। फ्यूज़ वायर मेल्ट्स। एक बार फिर से, सर्किट में जैसे ही करंट बढ़ता है, सर्किट में करंट बढ़ेगा तो फ्यूज़ वायर से भी करंट बढ़ेगा। अब फ्यूज़ वायर से करंट बढ़ेगा तो उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी I²RT से, और टेम्परेचर, हीट की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर लिमिट पर आके फ्यूज़ वायर मेल्ट कर जाएगा, और जब मेल्ट कर जाएगा फ्यूज़ वायर तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाएगा। तो ये था फ्यूज़ वायर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया या फ्रिज फ्यूज़ हो गया, तो उसका सीधे सीधा मतलब होता है कि जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट कर गया, तो उसमें सिर्फ फ्यूज़ वायर को बदलने की ज़रूरत है।